नमस्कार, सुदेश की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है लालच। दिसंबर का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रामनिवास जी को अपने छोटे बेटे के घर जयपुर आए 6 महीने हो चुके थे। किडनी के मरीज थे। रामनिवास जी आज सुबह जब वह सोकर उठे तो घबरा गए, क्योंकि नींद में ही उनसे बिस्तर गीला हो गया था। तभी उनकी छोटी बहू कमरे में आई और यह सब देखकर उन पर चिल्लाने लगी, क्यों पीते हैं रात को इतना पानी कि यह नौबत आ जाए कोई बच्चा बिस्तर गीला करे तो समझ में आता है, पर यहाँ तो इस उम्र में छी 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 नाक भोंस कोड़ती हुई उनकी बहू कमरे से बाहर चली गई। इधर कड़कती सर्दी में भी रामनिवास जी घबराहट और शर्मिंदगी के कारण पसीने से तरबतर हो गए और जल्दी से उठकर अपनी चादर को धोने लगे। वे स्वयं भी इस बात से बेहद परेशान रहते थे, लेकिन उनका भी इस पर बस नहीं था। जब से उन्हें किडनी की बीमारी हुई थी तब से यह समस्या और भी बढ़ गई थी। अरे क्या हुआ दिव्या, क्यों चिल्ला रही हो? सुबह सुबह दाढ़ी बनाते हुए उसके पति आर्यन ने पूछा तो दिव्या गुस्से से बोली, अजी देखिए तो क्या किए बैठे हैं आपके पिताजी? मैं तो तंग आ गई हूँ। लेकिन हुआ क्या, कुछ बताओगी भी? और क्या होगा, फिर से बिस्तर गीला कर दिया है उन्होंने, लेकिन अब उनका बिस्तर साफ करना मेरे बस की बात नहीं है। आप जल्दी से अपने पिताजी का कुछ कीजिए, नहीं तो मैं यह घर छोड़कर मायके चली जाऊंगी। गुस्से से दिव्या बोली तो आर्यन भी अपना सर पकड़कर बैठ गया। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। एक तो अपने काम का बोझ, ऊपर से पिताजी की समस्या, और फिर तुम भी बात बात पर मायके जाने की धमकी देने लगती हो। कुछ तो सोच समझकर बोला करो। अब हम 2 बच्चों के माँ बाप हैं, सोचना समझना अब तुम्हें है, मुझे नहीं। मैंने तुम्हें अपना फैसला बता दिया है। अरे तो ठीक है ना, मैं करता हूँ। भैया को फोन 6 महीने से 15 दिन ऊपर हो चले हैं, लेकिन मजाल है कि भैया कभी पिताजी को खुद लेने के लिए आ जाएं। हर बार ऐसा ही होता है। जब भी उनकी पिताजी को रखने की बारी आती है तभी अचानक या तो भाभी बीमार हो जाती हैं या फिर उन्हें किसी बिजनेस ट्रिप पर जाना होता है, और कुछ नहीं तो वर्कलोड ज्यादा होने का बहाना बनाकर बात को टाल देते हैं। अब मैं फोन करके उन्हें पिताजी को ले जाने के लिए कहूंगा तो देखना कोई ना कोई बहाना बना देंगे। कहते हुए आर्यन ने फोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से किसी ने फोन नहीं उठाया। रामनिवास जी के 2 बेटे थे, रविंद्र और आर्यन। दोनों बेटों के बीच 12 वर्ष का अंतर था। उनका बड़ा बेटा रविंद्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद नोएडा में सेटल हो गया था, जबकि छोटा बेटा आर्यन हमेशा से अपने माता पिता के साथ ही रहा था। परंतु रामनिवास जी की पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी छोटी बहू दिव्या ने उनकी सारी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। उसका कहना था कि जब बेटे 2 हैं तो पिता की जिम्मेदारी भी दोनों को बराबर उठानी चाहिए। आर्यन को भी अपनी पत्नी की यह बात सही लगी। दोनों भाइयों के बीच अच्छी खासी बहस के बाद यह तय हुआ कि वे दोनों अपने पिता को बारी बारी से 6 महीने रखेंगे। उसके बाद से रामनिवास जी साल के 6 महीने अपने बड़े बेटे के घर रहते और बाकी 6 महीने छोटे बेटे के घर। लेकिन इस बार रामनिवास जी का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। यहाँ तो केवल उन्हें बहू की ही 4 बातें सुनने को मिलती थी, लेकिन वहां तो बड़ी बहू के साथ साथ बड़ा बेटा भी उन पर चिल्लाने में शर्म नहीं करता था। अरे क्या हुआ, फोन नहीं लगाया अभी तक? दिव्या ने पूछा तो आर्यन ने कहा लगाया है, 1 बार नहीं 4 बार, लेकिन बड़े भैया फोन उठाएं तब ना। हाँ, अब वो क्यों फोन उठाएंगे जब हमारी रखने की बारी आती है तो 15 दिन पहले ही फोन करके ले जाने को कह देते हैं, और आप भी तुरंत ले आते हैं पिताजी को, और जब उनकी अपनी बारी आती है तो उन्हें सांप सूंघ जाता है। अब आप ही छोड़कर आइए उन्हें। लेकिन दिव्या, अभी कुछ दिन मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। कंपनी का मैनेजर बनने के बाद मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं।
वह सब मैं नहीं जानती, आप कैसे भी करके पिताजी को वहां भेजने का इंतजाम कीजिए, नहीं तो मुझे अपनी बात मनवाने के लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। कहते हुए दिव्या मुंह बनाकर रसोई घर में नाश्ता बनाने चली गई। जैसे ही आर्यन तैयार होकर नाश्ता करने के लिए बैठा, उसी समय उसके पास उसके असिस्टेंट का फोन आया। हेलो सर, आपको याद है ना, आज कंपनी में इंटरव्यू सेशन है और आप भी हायरिंग टीम में शामिल है। इंटरव्यू देने के लिए बहुत से आवेदक पहुंच चुके हैं। अरे हाँ, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। जल्दी से नाश्ता करके आर्यन अपनी ऑफिस के लिए निकल गया। एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर था आर्यन। थोड़ी ही देर में वह अपनी गाड़ी से ऑफिस पहुंच गया। तब तक इंटरव्यू लेने वाले बाकी के प्रतिनिधि भी पहुंच चुके थे। कॉरिडोर में बहुत से लोग बैठे हुए थे जो इंटरव्यू देने के लिए आए थे। बिना उनकी ओर देखे आर्यन अपने कबी की ओर बढ़ रहा था। अचानक एक व्यक्ति उसके समक्ष आया और बड़ी प्रसन्नता से उसके गले लग गया। अरे यार आर्यन, बहुत दिनों बाद तुझसे मुलाकात हुई, पहचाना मुझे या भूल गया? मैं ललित। आर्यन सकपका गया। एक फकी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई और फिर गायब हो गई। इतने लोगों के सामने ललित का अनौपचारिक व्यवहार उसे खल रहा था और शायद ललित भी उसके मनोभावों को ताड़ गया था। फिर औपचारिकता पूर्ण व्यवहार करते हुए उसने पूछा, यही काम करते हैं आप? ललित के मुंह से अपने लिए आप शब्द सुनकर आर्यन के अहम को थोड़ी संतुष्टि मिली। उसकी गर्दन तन गई और बोला, इस कंपनी में मैनेजर हूं, मैं थोड़ी जल्दी में हूं, अभी चलता हूं। इंटरव्यू लेने वाले सदस्यों की टीम में शामिल होकर आज आर्यन को स्वयं पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था और यह गर्व अभिमान में बदल गया जब उसका स्कूल का दोस्त ललित इंटरव्यू देने के लिए उसके सामने आया। दरअसल स्कूल के समय में उन दोनों के बीच दोस्ती कम और नंबरों को लेकर धोखा ज्यादा रहती थी। उस समय वे दोनों एक दूसरे के पड़ोसी भी थे। दोनों ही एक से बढ़कर एक मेहनती और बुद्धिमान थे। आर्यन हमेशा ललित से आगे रहने की कोशिश किया करता था, लेकिन हर बार अधिक परिश्रम करने के बावजूद बाजी हमेशा ललित के हाथ ही लगती थी। 12वीं पास करने के बाद आर्यन और ललित ने अलग अलग कॉलेज में एडमिशन ले लिया और फिर आर्यन के पिता रामनिवास जी ने भी किसी अच्छी कॉलोनी में एक बड़ा सा घर बना लिया। आज ललित के सामने ऊंचे पद पर बैठा हुआ आर्यन वह सब बातें सोचता हुआ मन ही मन सोचने लगा। मेरे सभी सहपाठी ललित के गुणगान किया करते थे। स्कूल के प्रिंसिपल के साथ साथ सभी टीचर्स भी यही कहा करते थे कि एक दिन ललित बहुत बड़ा आदमी बनेगा, वह अपनी काबिलियत के बल पर ऊंचा मुकाम हासिल करेगा। हाँ, ऊंचा मुकाम। आज मैं कहां से कहां पहुंच गया और ललित अभी तक ढंग की नौकरी भी नहीं तलाश पाया। अपने लिए अतीत की यादों को पीछे धकेल आर्यन वर्तमान में आया। इंटरव्यू टीम के सभी सदस्यों ने ललित से अपने अपने सवाल पूछे और ललित ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ सभी सवालों का जवाब दिया। सब लोग ललित से बहुत प्रभावित थे। ललित का इस नौकरी के लिए चयन कर लिया गया था। 2 दिन बाद ही ललित ने ज्वाइन कर लिया। आज इस बात को 1 सप्ताह बीत चुका था। आज आर्यन जब ऑफिस पहुंचा तो बड़ी परेशानी में था। उसकी पत्नी दिव्या ने आज फिर से सुबह सुबह घर सर पर जो उठाया हुआ था। इधर आर्यन जब भी अपने भाई को फोन लगाता तो एक ही जवाब मिलता कि अभी व्यस्त हूं, जैसे ही समय मिलेगा पिताजी को लेने आ जाऊंगा। अभी उसके दिमाग में यह सब चल ही रहा था कि दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। मैं आई कमन सर, आओ, ललित ने कहा तो ललित अंदर आते हुए बोला, सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। अरे अभी तो तुमने ज्वाइन किया है, अभी छुट्टी के बारे में तुम सोच भी कैसे सकते हो, जबकि तुम जानते हो हम कितने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। सर वह बात यह है कि मुझे कल अपनी माता जी को नोएडा लेकर जाना है। मेरी बड़ी दीदी वहां रहती है, उनके मकान का मुहूर्त है। कल सुबह की ट्रेन से निकल जाएंगे। ललित के नोएडा जाने की बात सुनकर आर्यन के दिमाग में ख्याल आया, भैया का घर भी तो नोएडा में ही है, तो क्यों ना लगे हाथ अपनी परेशानी भी हल कर ली जाए। सोचते हुए आर्यन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और फिर बोला, अच्छा ललित, छुट्टी तो तुम ले सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ सर, मैं वापस आने के बाद जरूर कर दूंगा, बताइए क्या काम है।
नहीं, वापस आने के बाद नहीं, दरअसल वह काम तुम्हें कल ही करना है। मेरे बड़े भैया भी नोएडा में ही रहते हैं। अगर तुम्हें ज्यादा परेशानी ना हो तो क्या मेरे पिताजी को भी अपने साथ ले जा सकते हो? भैया उन्हें स्टेशन पर रिसीव करने आ जाएंगे। अरे सर, इसमें मुझे क्या परेशानी हो सकती है? इसी बहाने अंकल से भी मेरी मुलाकात हो जाएगी। यह सुनकर आर्यन को ऐसा लगा जब किसी ने उसके सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो। घर पहुंचकर जब आर्यन ने अपने पिता रामनिवास जी के अगले दिन नोएडा जाने की बात कही तो उसकी पत्नी दिव्या की तो बांछें खिल गई। वह जल्दी से अपने ससुर जी का सारा सामान पैक करने लगी, परंतु यह सुनकर रामनिवास जी बेहद उदास हो गए। लेकिन किसी को उनकी उदासी या खुशी से फर्क ही कहाँ पड़ता था। अगले दिन सुबह जब स्टेशन जाने के लिए आर्यन अपने पिता का सामान गाड़ी में रख रहा था तो रामनिवास जी भर राई गले से बोले, बेटा मोहित, अच्छा होता कि तू ही मुझे नोएडा ले जाता, कहीं रास्ते में परेशानी ना हो। पिता के स्वर में जो उदासी थी उस पर तो आर्यन का ध्यान ही नहीं गया। ऊपर से वह खींचकर बोला, पिताजी आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे मोहित कहकर मत पुकारा कीजिए। मेरा नाम आर्यन आपने ही रखा था ना, तो उसी नाम से पुकारा करें। अब मैं इतनी ऊंची पोस्ट पर आसीन हूं, समाज में मेरा एक अलग स्टेटस है। जानते भी हैं मेरे नीचे कितने कर्मचारी काम करते हैं, कितना मान सम्मान देते हैं। वह मुझे, अब आप मुझे यदि सबके सामने मोहित कहकर पुकारेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? और जहां तक रही आपके साथ नोएडा चलने की बात, तो आजकल मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, इसलिए मेरे लिए आपके साथ जाना संभव नहीं हो पाएगा। बेटे की बात सुनकर रामनिवास जी के चेहरे पर निराशा की काली बदलियां छा गई। तभी उनके कानों से एक आवाज टकराई, दादू जल्दी आना, हमारा आपके बिना दिल नहीं लगता। पोता पोती की आवाज सुनते ही रामनिवास जी के चेहरे पर वात्सल्य उमड़ आया। उन्होंने उन दोनों को गले से लगा लिया और फिर भरी आंखें लिए चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। जब वे लोग स्टेशन पर पहुंचे तो पता चला कि ट्रेन 1 घंटा लेट है। आर्यन ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर ललित पहले से ही मौजूद था। उसने रामनिवास जी को पास रखे बेंच पर बैठने को कहा और यहाँ वहाँ देखते हुए आर्यन बोला, अरे ललित, तुमने तो कहा था कि तुम वहाँ अपनी माता जी के साथ जा रहे हो, लेकिन वह तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। तभी ललित ने पास वाले बेंच पर बैठी हुई एक बुजुर्ग औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरी माँ है। उन्हें देखकर आर्यन हैरान रह गया। वह ललित की मां को पहचान ही नहीं पाया था। हालांकि उनकी उम्र बहुत अधिक नहीं थी, परंतु वह शारीरिक रूप से बहुत अधिक कमजोर और बुजुर्ग नजर आ रही थी। पूछने पर ललित ने बताया कि 3 वर्ष पहले उसके पिताजी और मां एक सड़क दुर्घटना की चपेट में आ गए थे। बहुत ज्यादा चोट लगने के कारण पिताजी का स्वर्गवास हो गया था और मां गंभीर रूप से घायल हो गई। तब से उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। ऊपर से पिताजी के चले जाने से उनके दिमाग को ऐसा सदमा लगा कि उन्हें अल्जाइमर की समस्या भी होने लगी है। कहते कहते ललित की आंखें भर आई। फिर ललित बोला, जानते हैं सर, जिस दिन मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था उससे 2 दिन पहले ही मुझे विदेश में नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिला था। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन पिताजी के जाने के बाद मैंने विदेश जाना कैंसिल कर दिया क्योंकि मां को मेरी जरूरत थी। मुझे लगा कि मैं यही रहकर अच्छी नौकरी हासिल कर लूंगा, लेकिन उसके बाद कोविड का दौर आ गया और अच्छी नौकरी एक सपना बनकर रह गई। लेकिन सर, विदेश की अच्छी नौकरी छोड़ देने का अफसोस मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मेरी मां का आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सर पर है। यह सुनकर आर्यन हैरानी से बोला, लेकिन इस हालत में तो उन्हें संभालने में बहुत मुश्किल होती होगी। दोनों भाई मिलकर संभालते होंगे। नहीं सर, मेरे भैया तो पुणे में रहते हैं। अच्छा, तो उन्हें 6 महीने रखते होंगे? पूछते हुए आर्यन शायद अपने मन को तसल्ली दे रहा था, परंतु ललित ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा करने का तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। यहाँ तो माँ का अपना घर है, शुरू से वह यहीं तो रही है कहीं, और उनका मन कैसे लगेगा? मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में उनकी हालत पेंडुलम की तरह हो जाए, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। यह ख्याल भी मैं उनके मन में नहीं आने देना चाहता कि पिताजी के जाने के बाद उनका कोई घर नहीं रहा या वह हम पर बोझ बन गई है।
और मैं तो इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी पत्नी तो मुझसे भी ज्यादा मेरी माँ का ख्याल रखती है, उन्हें समझती है। ललित की यह बात सुनकर आर्यन बोला, अरे ललित, जिंदगी में इंसान को कभी कभी व्यवहारिक फैसले भी लेने चाहिए। कोरी भावुकता में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं और फिर अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाते उठाते इंसान भी थक जाता है। फिर मन में यह विचार जरूर आता है कि सिर्फ हम ही क्यों माँ बाप की सेवा करें, दूसरा भाई क्यों ना करे। आर्यन की इस बात पर ललित थोड़ा मुस्कुरा उठा और फिर बोला, नहीं सर, मेरा तो यह मानना है कि कोई काम मुश्किल तब लगता है जब उसे बोझ समझकर किया जाए। जब माँ बाप कभी अपने बच्चों को बोझ नहीं समझते तो हम अपने माँ बाप को बोझ कैसे समझ सकते हैं। और सर, देखा जाए तो जाने अनजाने हमारे कर्म ही संस्कार बनकर हमारे बच्चों के माध्यम से हमारे सामने आते हैं। अगर इतनी छोटी सी बात एक इंसान समझ ले तो उसका बुढ़ापा ही संवर जाए। यह बात सुनकर आर्यन को ऐसा महसूस हुआ मानो ललित ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया हो। वह निशब्द सा रह गया, उसका अभिमान पल भर में चकनाचूर हो गया। उसी समय ट्रेन आ गई। ललित ने पहले रामनिवास जी को ट्रेन में बैठने में सहायता की और फिर अपनी माँ को सहारा देते हुए बिठाया। ट्रेन अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ी। फिर आर्यन भी अपने ऑफिस चला गया, परंतु ललित की बातें उसके दिमाग पर जैसे हथौड़े बरसा रही थी। उसके दिल का चैन कहीं गायब हो चुका था। उसे एहसास होने लगा कि उसके और ललित के बीच में आज भी एक धोखा जारी है, इंसानियत की धोखा, जिसमें ललित आज भी उससे बाजी मार ले गया। एक तरफ तो वह अपने मन को समझाने में लगा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, परंतु दूसरी तरफ दिमाग में विचारों का तूफान उमड़ने लगा था। आज मैं जो कुछ भी हूँ, क्या इतना बड़ा मुकाम मैंने सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर पाया है? क्या उसमें मेरे माँ बाप की बरसों की तपस्या नहीं थी? जीवन के हर कदम पर उन्होंने मुझे कुछ कर दिखाने की प्रेरणा दी। जब जब मेरी हिम्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया तो मेरे पिता के मजबूत हाथ मेरे कंधों पर थे, यह बताने के लिए कि वह मेरे साथ खड़े हैं। और आज जब वही हाथ बूढ़े हो चुके हैं, कमजोर पड़ गए हैं, उन्हें सहारा लेने के लिए मेरे कंधे की जरूरत है, तो मैंने उनका साथ छोड़ दिया। फिर आर्यन को वो पल याद आने लगे जब उसकी माँ अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी अपनी कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी। आर्यन उस समय उनके लिए खाना लेकर गया था। जैसे ही वह अंदर जाने लगा तभी अंदर से आवाज आई। उस आवाज से उसके पांव वहीं रुक गए। पिताजी माँ के पास बैठे थे और माँ उन्हें समझा रही थी, आप परेशान मत होइए, जाना तो एक दिन सभी को है, इसमें आंसू बहाने वाली कोई बात नहीं है। तो पिताजी का स्वर गूंजा, क्या करूं कमला, मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। कभी सोचा है कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा? कहते कहते उनका स्वर रूठ गया, परंतु माँ शांत स्वर में बोली, उस बात की आप चिंता मत कीजिए। रविंद्र भले ही स्वभाव से तीखा है, परंतु आर्यन पर मुझे पूरा भरोसा है, वह आपका बहुत ख्याल रखेगा। यह एक माँ का विश्वास है जो कभी गलत नहीं हो सकता। उसके ठीक 2 दिन बाद माँ हमें छोड़कर चली गई थी। पिताजी अंदर तक टूट चुके थे, बहुत अकेले पड़ गए थे, लेकिन हम लोग उनके अकेलेपन की पीड़ा को भी नहीं समझ सके। माँ की रवि पर ही दिव्या ने कह दिया था कि पिताजी का बोझ अकेले हम ही क्यों उठाएं, यह दोनों बेटों का फर्ज है। और मुझे भी उसकी बात सही लगी थी। यह जान हुए भी कि बड़े भैया पिताजी को अपने साथ नहीं रखना चाहते, मैंने यह फैसला कर लिया कि पिताजी की जिम्मेदारी हम बराबर बराबर बांटेंगे। और जब यह बात पिताजी को पता चली थी तो उनके चेहरे पर कितनी बेबसी लकने पल्ली में तो थे, जिनके साथ वह अपना समय अच्छे से बिता सकते थे। लेकिन मैंने मन ही मन सोचते सोचते आर्यन की आंखों से धारा प्रवाह आंसू बहने लगे। हे भगवान, यह क्या कर बैठा मैं? पिताजी को तो मैंने असहनीय दुख दिए ही है,
अपनी माँ के विश्वास को भी तोड़क रख दिया। यह सब देखकर माँ की आत्मा कितनी कलप रही होगी यह भी नहीं सोच पाया मैं, वह मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। फिर कुछ सोचते हुए उसने अपने आंसू साफ किए और मोबाइल उठाकर नोएडा जाने वाली फ्लाइट की टिकट बुक कराई और बिना समय गंवाए ऑफिस से बाहर निकल आया। करीब पा घंटे के बाद जब ट्रेन नोएडा रेलवे स्टेशन पर रुकी और ललित अपनी माँ और रामनिवास जी को लेकर नीचे उतरा तो देखकर हैरान रह गया कि उनके सामने आर्यन खड़ा था। रामनिवास जी भी आश्चर्यचकित थे। तभी आर्यन ने ललित को अपने गले से लगा लिया और रंधे कंठ से बोला, मुझे मेरा फर्ज याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। यह सुनकर ललित उसे आश्चर्य मिश्रित खुशी से देखने लगा। आर्यन ने अपने पिता का बैग उठाया और उनका हाथ थाम हुए बोला, चलिए पिताजी, एयरपोर्ट जाना है। लेकिन एयरपोर्ट क्यों? मुझे तो रविंद्र लेने आने वाला था ना, रामनिवास जी ने पूछा। तो आर्यन ने कहा, नहीं पिताजी, हम वापस जयपुर जा रहे हैं। अब आप हमेशा वहीं अपने घर में रहेंगे। यह बात सुनकर रामनिवास जी अपने बेटे को हैरानी से देखने लगे। करीब 2 घंटे के बाद जब आर्यन अपने पिता को लेकर घर पहुंचा तो उन्हें देखकर उनकी बह दिव्या स्तब्ध रह गई और फिर गुस्से से बेकाबू होते हुए बोली, यह क्या? तुमने तो इन्हें नोएडा भेज दिया था ना बड़े भैया के पास, तो यह फिर यहाँ कैसे लौट आए? दिव्या की इस बात पर आर्यन ने कुछ नहीं कहा और रामनिवास जी को कमरे में लेकर जाने लगा तो दिव्या फिर से चिल्लाई, कुछ बताओगे भी? क्या हुआ है? अभी अभी मैंने चादर धुलवा है, कमरे की सफाई करवाई है और तुम फिर से इन्हें यहाँ ले आए गंदगी फैलाने के लिए। इतना सुनते ही आर्यन के सब्र का बांध टूट गया। बस दिव्या, अब एक शब्द और नहीं। मेरे पिताजी अब हमेशा यहीं रहेंगे, तुम अपने मायके जा सकती हो। आर्यन की कड़कती आवाज सुनते ही दिव्या हक्की बक्की खड़ी रह गई। फिर आर्यन ने कहा, तुम खुद सोचो, कैसे छोड़ सकता हूँ मैं उस पिता को जिसके कपड़े ना जाने कितनी बार गंदे किए थे, मैंने जिसकी बरसों की तपस्या के कारण मैं आज इज्जत से जी रहा हूँ। कैसे तोड़ सकता हूँ अपनी माँ का विश्वास, जिनकी नजरें अपने अंतिम समय में मुझे इतनी आस से देख रही थी। यदि तुम्हें मेरे पिताजी की उपस्थिति इतनी खलती है तो तुम अभी यह घर छोड़ सकती हो। अपने पिताजी की देखभाल के लिए मैं एक अटेंडेंट रख लूंगा जो मेरी अनुपस्थिति में न सिर्फ उनके सारे काम करेगा बल्कि उनका ख्याल भी रखेगा। अब मेरे पिताजी कहीं नहीं जाएंगे, आप बैठिए पिताजी, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाता हूँ। थक गए होंगे, कहते आर्यन रसोई घर में चला गया। रामनिवास जी के कांपते हाथ दूर से ही अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए उठ गए। जुग जुग जियो मेरे बच्चे। फिर सामने लगी पत्नी की तस्वीर को देखकर मन ही मन बोले, कमला तुम्हारा विश्वास जीत गया। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे जिन्हें वह अपनी धोती के कोरों से पहुंचने लगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल सुदेश की जुबानी पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम और जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।